हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गुप्त काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुप्ता एम्पायर के बारे में वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम मौर्य उत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। वो वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलो हम इस वीडियो के आगे की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख के साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण का सहारा लिया गया है। साहित्यिक स्रोत क्या है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ आर्यमंजूश्री, बौद्ध ग्रंथ जो है वो आर्यमंजूश्री है, मूलकल्प है एवं वसुबंधु चरित। विदेशी विवरण क्या है? फाहियान जो मतलब विदेश से जो आया था यात्री, वो फाहियान हो गया। ह्वेनसांग हो गया, ह्वेनसांग, इसको मतलब विदेशी यात्री का राजा कहा जाता है। अलबरूनी हो गया, ये जो दो है ये चाइना से आया था, चीन से। अलबरूनी हो गया, ये अफगानिस्तान तरफ से आया था, अजरबैजान तरफ। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह वैश्य थे। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना, ये क्वेश्चन बनता है, श्री गुप्त ने की थी, ठीक है। श्री गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की और 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। दो क्वेश्चन हैं, ये जो है संस्थापक श्री गुप्त था गुप्त वंश का, और शासन किया, महाराज की उपाधि ली। ये दो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। घटोत्कच जो है, घटोत्कच के बारे में पढ़ते हैं। श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। इसमें सिर्फ ये है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। क्या उपाधि की? महाराजा धीराज की उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। यह कुमार देवी का पुत्र था। ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम, इसका पुत्र समुद्रगुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि कुमार देवी का पुत्र है और कुमार देवी उसका चंद्रगुप्त प्रथम का बीवी था, ठीक है। अतः अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था। समुद्रगुप्त
की नीतियाँ आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। इसने आर्यावर्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतना मतलब विजय हासिल किया तो इसको नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कारण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशासित की रचना की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया था। ये जो है वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है समुद्रगुप्त के टाइम का। समुद्रगुप्त के बाद राजगुप्त अगला शासक बना, परंतु एक अयोग्य शासक था। ये एक अयोग्य शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बनता है इससे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। उसके बाद अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बना। इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक जो है शासकों को पराजित किया, उसके बाद विक्रमादित्य का उपाधि धारण की। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। गुप्त साम्राज्य का पहला शासक यह था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चांदी के सिक्के चलवाए। याद रखिएगा, चांदी के सिक्का कौन चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। द्वितीय के टाइम में ही आया था चीनी यात्री फाहियान, के बारे में जो देखे थे। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। कौन कौन सा है? धनवंतरी आयुर्वेद के ज्ञानी थे। छपनक जो था वो विद्वान था, नीति से परिपूर्ण। शंकु जो था वो ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण था। वेताल भट्ट तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। घटखर पर ये कवि था। वर रुचि व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी थे वर रुचि। उसके बाद अमर सिंह जो था वो कौशकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण था। ठीक है। वह वराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक था। वराह मिहिर जो था वो खगोल वैज्ञानिक था। कालिदास संस्कृत के महाकवि था कालिदास। सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। नालंदा विश्वविद्यालय जो पहला बार जब बना था उसका स्थापना कौन कराया था? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। कुमारगुप्त जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाया था। ठीक है। और उसके बाद जो शासक बना वो स्कंदगुप्त बना। इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए।
एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासक की जानकारी मिलती है और एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। विष्णुगुप्त के बाद गुप्तकालीन रचनाएं एवं उनके उल्लेख, किसने किसने क्या क्या लिखा है। कालिदास के बारे में देखते हैं। वो क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ज्ञान शाकुंतलम जो है उसका उल्लेख कौन किया है, कालिदास। फिर विक्रमोर्वशीयम दूसरा। फिर उसके बाद तीसरा हो गया मालवी काग्निमित्रम, ये भी जो है ये कालिदास ही किया है। रघुवंश, ये भी कालिदास ने ही उल्लेख किया है। कुमार संभव, फिर उसके बाद मेघदूतम, फिर उसके बाद ऋतु संहार। कितना, 7 रचनाएं जो है वो कौन किया है, कालिदास। ये इम्पोर्टेंट है। मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये कौन किया है, लेखक कौन है इनका, विशाख दत्त। इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। मुद्राक्षस जो है वो उसका मतलब उल्लेख किसने किया है, लेखक कौन है, तो विशाख दत्त, याद रखिएगा। उसके बाद ये 10, ये अलग हो गया 5। मृच्छक टिकम, इसका हो गया शूद्रक। अमरकोश का हो गया अमर सिंह। नटस्य शास्त्र का हो गया भारत मुनि। कामसूत्र वत्स्यायन। पंचतंत्र का होगा विष्णु शर्मा। नीतिसार का हो गया कामदक। ये इम्पोर्टेंट था। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, गुप्त काल में जो प्रमुख मंदिर था वो सबसे ज़्यादा मतलब मध्य प्रदेश में था और 2 सिर्फ था वो उत्तर प्रदेश में था। ठीक है। ये 2, 1 2 हो गया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। बाकी ये खुद से रीडिंग कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। एरन का विष्णु मंदिर, सागर, मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर, सतना, मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पर्वती मंदिर, पन्ना, मध्य प्रदेश। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। नागौद का शिव मंदिर, सतना, मध्य प्रदेश। समाज एवं अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। जो पहले था वो सेम। गुप्त काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त पहले भी हम लोग देखे थे। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। गुप्तकालीन जो था उसका अर्थव्यवस्था मेन जो आधार था वो कृषि था। भूराजस्व की राज्य की आय का मुख्य साधन होता था। भूराजस्व कुल आय 1/6 हिस्सा होता था। ठीक है, 1/6 हिस्सा। अन्य कर, जो कर जो लगता था वो क्या था, विशिष्ट। ये जो कर था
या बेगार या निःशुल्क श्रम था। बलि बलि क्या था? गुप्त काल में धार्मिक कर था। ठीक है। वात भूत, वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर, उसको वातभूत कहते हैं। ठीक है। भट्ट या भट्ट, पुलिस कर। भट्ट या भट्ट कर जो था वो पुलिस कर कहलाता। ठीक है। प्रणय, ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर। चारासन, चारागाहों पर शुल्क। चाटन, लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति का कर, क्या था? चाटन। दशापराध, 10 प्रकार के अपराधों पर किए गए जुर्माना। ये सब प्रकार है कर का। हलदंड, हल पर लगाया जाने वाला कर। अन्य तथ्य देखते हैं क्या है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी मिला है। ये किसमें मिला है? यहाँ पे गुप्त काल। ठीक है। गुप्त काल में विवाह, बाल विवाह के प्रथम बढ़ावा मिला है। अब भानुगुप्त के एरन अभिलेख सती प्रथा मिला है। भानुगुप्त याद रखिएगा। ठीक है। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। सबसे बड़ी इकाई जो थी वो देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। सबसे बड़ी इकाई देश हो गया और छोटी इकाई गांव, जो ग्रामीण के अधीन होती थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को तिनार कहा जाता था। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज था, कौन सा? गुप्त काल। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? भानुगुप्त। यहाँ पे अभी देखने के लिए मिला था जस्ट। भानुगुप्त के एरन अभिलेख। ठीक है। जिसमें सती प्रथा को पहला उल्लेख मिलता है। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का जन्मूल करने के बाद, शक को हराने के बाद। ठीक है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है क्या? दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? किस कवि ने लिखा है? इसमें आपका हो जाएगा भान भट्ट। पीछे जाके एक बार हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है। कुमार संभव। कालिदास। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कुमार संभव जो है उसका आंसर हो जाएगा कालिदास। यही लिखा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो 7 है वो कालिदास ने लिखा है। ठीक है। अमरकोश के लेखक
अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोनों में से कोई है, एक बार पीछे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक में, शकों के जन्मूल के उपलक्ष्य में, उन्होंने से कोई नहीं। ये पहला। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह जो था वो कौन सा गुप्त काल में आरंभ हुई। ठीक है।